हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अब ये दो तरीके से उसमें प्रवेश कर सकता है चुंबकीय क्षेत्र में। एक तो उस क्षेत्र के समांतर और दूसरे लंबवत। तिरछा भी आप इसमें कह सकते हैं कि वो प्रवेश कर सकता है। तो जब कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, अगर इसी दिशा में कण प्रवेश करेगा तो उसके समांतर होगा। ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र और उस कण की जो गति है, उस दोनों के बीच कोण जो बनेगा वो 0 अंश बनेगा। और यहाँ पे देखिए, जब ये लंबवत करेगा तब वहाँ कोण जो बनेगा वो 90 अंश बनेगा। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि माना कोई कण चुंबकीय क्षेत्र शॉर्टकट में लिख दिए हैं, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है। कण पर प्लस Q कूलाम का आवेश है। माना कण का द्रव्यमान m है, इसका वेग v है। अब यहां से देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ये प्रवेश कर रहा है। चूंकि कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है या प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अंश। अब कण पर लगने वाला लारेंज बल कहिए या चुंबकीय बल कहिए, F बराबर चुंबकीय बल कितना होगा, F बराबर QV B साइन थीटा। चूंकि थीटा बराबर कितना है, 0 अंश। थीटा बराबर 0 अंश, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं QVB साइन 0 अंश, और साइन 0 का मान 0 होता है, जिसके कारण इसका वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा। यहाँ लिख लीजिएगा, चूंकि साइन 0 बराबर 0,
एफ बराबर, इसलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आवेशित कण पर, अतः या यहाँ कहो चूंकि एफ बराबर 0, इसलिए आवेशित कण पर, आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। अतः इस कण पर, इस कण पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कण ऋजुरेखीय गति करेगा। सेंटेंस देख लीजिएगा, अगर कहीं थोड़ा सा आप अपने हिसाब से करना चाहें तो कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब इस कण का द्रव्यमान यम है, v वेग से ये प्रवेश कर रहा, कैसे, लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, चुंबकीय क्षेत्र देखिए इस सिंबल से आप समझिए कि ये अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, और इस अंदर की ओर से बी का डायरेक्शन देखिए किधर, इधर। तो दोनों के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है, ये अंदर जा रहा है और ये बाहर जा रहा है। देखिए ये बोर्ड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन और ये बेग का डायरेक्शन इधर, तो दोनों के बीच कोण का 90 अंश बनेगा। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे कि चूंकि थीटा इक्वल टू 90 अंश, कण पर, तब कण पर आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल या लारेंज बल, एफ बराबर क्यू बी साइन 90। अब साइन 90 का मान, चूंकि साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए एफ बराबर क्या होगा, क्यू बी होगा। इसका मतलब कि कण पर बल लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का इस पर प्रभाव पड़ेगा। अब यह बल क्या कर रहा है, अगर ये बल कण पर लग रहा है तो ये कैसे लग रहा है, उसके लंबवत लग रहा है, उसके लंबवत लग रहा। अब ये बल क्या करेगा, इस वेग की लारेंज बल या चुंबकीय बल उस कण के वेग को, उसके परिमाण को नहीं बदलेगा, परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी दिशा को लगातार क्या करेगा, बदलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कण की वेग की दिशा इधर है
और वेग की दिशा यहाँ है, तो लगातार कण के वेग की दिशा बदलेगी, कण का परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आप लिखिएगा आवेशित कण पर आवेशित कण पर यह बल लगकर उसकी चाल की दिशा या वेग की दिशा, चाल में तो अदिश ह्रास हो जाएगा, उसकी वेग की दिशा लगातार बदलता रहता है। परंतु वेग के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए, अब ये हो गया। यह बल क्या होगा? मैक्सिमम भी होगा। अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम कब होगा, तो आप कहिएगा 90 डिग्री पर जब लगेगा, मतलब जब उनके बीच कोण 90 अंश होगा तब बल मैक्सिमम होगा। एक चीज़ ये हो गया। तो अब ये कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पे अगर तिरछा की बात करेगा तो यहाँ 45 अंश पर, 30 अंश पर, कितने पर है, तो ये यहीं बदलेगा, यहीं पर आप चेंज कर दीजिए। कि क्षेत्र B है और इसमें एक आवेशित कण क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो उसकी दिशा लगातार क्या हो रही, देखिए बदल रही है। तो अगर हम ये कहें कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण प्लस Q गति कर रहा है, जिसका वेग v है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है? B है, और ये इसका जो कण है वो जो गति कर रहा है उसका वेग क्या है? v है। तो कण पर लगने वाला लॉरेंज बल तब आवेशित कण पर लगने वाला लॉरेंज बल कितना हो जाएगा? लॉरेंज बल F इक्वल टू Q B साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन होगा, थीटा इक्वल टू कितना होगा? 90 अंश। अगर ये 90 अंश है तो F कितना होगा? Q B साइन 90। तो अब यहाँ साइन 90 का मान कितना होगा? 1। तो F इक्वल टू Q B होगा। अब यहाँ पर ये लॉरेंज बल मिल गया, या इसी को हम चुंबकीय बल भी बोलेंगे। तो अगर हम इसको कह दें इक्वेशन फर्स्ट,
अब बात आई कि ये जो लॉरेंज बल है या ये जो चुंबकीय बल है, यह चुंबकीय बल इस कण को वृत्तीय पथ पर, अगर कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसको बिना अभिकेंद्र बल मिले वो गति नहीं कर सकता। कण तभी वृत्तीय पथ पर गति करेगा जब उसको अभिकेंद्र बल मिलेगा। तो इसे अभिकेंद्र बल कहाँ से मिल रहा है? इसी लॉरेंज बल या इसी चुंबकीय बल से उसको अभिकेंद्र बल मिल रहा है। तो अभिकेंद्र बल कितना है? अभिकेंद्र बल अभिकेंद्र बल जो हो F बराबर mv² अपान r है। अब यहाँ पर इस वृत्त की त्रिज्या है r। इस वृत्त की त्रिज्या, जिस वृत्तीय पथ पर वो गति कर रहा है उसकी त्रिज्या है r, और m क्या है? उस आवेशित कण का द्रव्यमान है। उस आवेशित कण का द्रव्यमान है। इस आवेशित कण का क्या है? द्रव्यमान है। अब इसको हम अगर कह दें कि सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड, तो अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल या चुंबकीय बल जो है उससे प्रदान होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है, इसलिए F यहाँ पर दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का ये F इक्वल होगा। इसलिए इक्वेशन या समीकरण एक व 2 से क्या मिल जाएगा आपको? जब बायां पक्ष इसका F इक्वल टू इतना और F इक्वल टू इतना, तो बायां पक्ष अगर इसका बराबर है तो दायां पक्ष भी इसका बराबर होगा। तो आप क्या लिखेंगे? mv² अपान r इक्वल mv² अपान r इक्वल QVB। अब यहाँ से अगर हम r को मालूम करना चाहें तो देखिए एक v इस v से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम r इस वृत्त की त्रिज्या मालूम करना चाहें तो r को यहाँ भेज देंगे, QV के इसके नीचे भेज देंगे। तो r बराबर mv अपान QV। देखिए ये त्रिज्या मालूम हो गई। ये क्या है? वृत्ताकार पथ की, मतलब जो इसकी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। जैसे कण का आवेशित कण का द्रव्यमान दे दिया जाए, कण का वेग बता दिया जाए और उस पे चार्ज कितना है वो बता दिया जाए और चुंबकीय क्षेत्र बता दिया जाए, तो चार चीज़ें बताने के बाद वृत्त की त्रिज्या मालूम की जा सकती है। तो एक तो ये इससे निकाला जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की जो गति होती है, एक चीज़ वहाँ से उसकी त्रिज्या मालूम की जाती है। दूसरी चीज़ उसका एक जो कण इस पे मूव कर रहा है उसको हम उसका आवर्तकाल भी मालूम कर सकते हैं, उसकी आवृत्ति भी मालूम कर सकते हैं। तो इतने को नोट करें, पहले वीडियो को रोक लें, रोक करके आराम से इसका फेयर कंप्लीट करते चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट करें। अब हम इसकी त्रिज्या को दूसरे पद में लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, चूंकि गतिज ऊर्जा
गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv² होता है। अब यहाँ से अगर हम जो mv है उसका मान चेंज कर दें तो त्रिज्या का जो टर्म आएगा वो दूसरे पदों में आने लगेगा, गतिज ऊर्जा के पदों में। अभी तो त्रिज्या न्यूमेरिकल में गतिज ऊर्जा दे करके पूछेगा त्रिज्या, तब आप इसको चेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, 2k हो गया और बचा क्या, mv²। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल mv है, क्या है, mv है। तो अगर हम यहाँ एक m से और गुणा कर दें और m से इधर भी गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2mk बराबर m²v²। बात समझ में आया। अगर हम ये हमें जो मिल रहा गतिज ऊर्जा से, अगर हम यहाँ से यहाँ पे क्या करें, m से इधर भी गुणा कर दें इधर भी गुणा कर दें तो इधर हो जाएगा 2mk बराबर, इधर ही m से करोगे तो m²v² हो जाएगा। अब इसका दोनों का जो स्क्वायर है वो हम इस पे अंडर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2mk का इसका अंडर रूट किसके बराबर हो गया, mv के। अब इस mv का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। अब देखिए क्या मिल जाएगा, अब मिलेगा हमारा r इक्वल टू mv की जगह अंडर रूट 2mk अपान में qv। देखिए ऐसा भी आपको त्रिज्या निकाला जा सकता है। इसी में हमने mv की जगह क्या रख दिया, mv की जगह क्या रख दिया, 2m अंडर रूट मतलब अंडर रूट 2mk रख दिया। तो इस तरीके से आ गया, नोट कर लें, क्योंकि त्रिज्या गतिज ऊर्जा के पदों में भी त्रिज्या पूछी जा सकती है और द्रव्यमान और वेग के पदों में भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर इस और वहाँ पे उस तरीके से यूज करेंगे। कंप्लीट कर लीजिए। आवर्तकाल, आवर्तकाल को t से डिनोट करते हैं। तो t बराबर कितनी ये दूरी चलेगी, 2πr। तो 2πr अपान में किस वेग से चलेगा, v वेग से चलेगा। तो आपका हो गया समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। इसका मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा जो समय होगा उसकी परिधि के बराबर वो दूरी को तय करेगा और किस चाल से तय करेगा, v वेग से तय करेगा। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम r को चेंज करना चाहें, r को चेंज करना चाहें इसके हिसाब से, तो t बराबर क्या होगा, 2πr की जगह हम रख सकते हैं mv अपान में, r की जगह हम क्या रख रहे हैं, mv अपान में qv। तो यहाँ पे अपान में क्या है, अपान में v है, तो जो हमारा v है अपान में v, तो v से v क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचा, t इक्वल टू 2πm/qv बचा। ये आवर्तकाल हो गया। ये आवर्तकाल, कण एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेगा, 2πm/qv लेगा। तो इतना टाइम उसको लगेगा। अब बात आई कि इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति को n से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में f से डिनोट करता है। क्यों, क्योंकि आवृत्ति जो होती है वो फ्रीक्वेंसी इंग्लिश उसकी बनती है, तो उसका पहला अक्षर f, तो इसीलिए कुछ लोग f से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n बराबर कितना होता है, 1/t होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल में ये संबंध है। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, 1 में t का वैल्यू रखेंगे 2πm अपान में qv। अब ये qv कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा qv बाई में 2πm।
तो n आपका कितना हो गया, QV बाई में 2 पाई m, ये n मालूम हो गया। ये सेकंड में अगर आएगा तो ये प्रति सेकंड में आएगा, क्योंकि 1/t होता आवृत्ति। हो गया, चलिए नोट कर लीजिए।